गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं द सेंटेंस। पहले की वीडियो में हमने बताया था वर्ड क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं द सेंटेंस। यहाँ देखते हैं। दिस सेंटेंस, सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। और वाक्य वही होता है जो दो या दो शब्दों से अधिक रहता है और उसका कुछ मतलब निकलता है। दो या दो से अधिक शब्द जब इकट्ठा होते हैं और उसका कुछ मतलब निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो इसका परिभाषा देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी ग्रुप मीन्स होता है समूह, ठीक है। तो वर्ड मीन्स होता है शब्द। तो शब्दों का वह समूह जिससे कोई एक सेंस निकले, जिसका कोई एक मतलब निकले, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो हिंदी अर्थ क्या होगा? शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण भाव प्रकट हो, ठीक है। बात वही है पर देखिए, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण भाव प्रकट हो वाक्य कहलाता है। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग ए मैंगो। देखिए, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द, ठीक है। हुए पांच शब्द। ऐसे इंग्लिश में भी है, लेकिन पांच शब्द है, लेकिन ये क्रम वाइज लिखा गया है। इसका कुछ मतलब निकल रहा है। जैसे कि कोई है और वो आम खा रहा है, वो अपने लिए क्या प्रयोग कर रहा है? मैं आम खा रहा हूँ। तो इसका एक सेंस निकला ना, तो इसलिए ये एक वाक्य हो गया। लेकिन अगर यही शब्द इधर उधर उल्टा पलटा करके लिखा जाए, जैसे खा, हूँ, मैं, आम, रहा, ठीक है, उल्टा सब उल्टा पलटा करके लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसमें भी पांच शब्द है, एक, दो, तीन, चार, पांच, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाक्य नहीं है। तो इतना समझ में आ गया कि अगर शब्दों के समूह का कोई सेंस निकले तब वो वाक्य है, अगर सेंस ना निकले तो वाक्य नहीं है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाक्य। वाक्य की रचना, यानी कि वाक्य को बनने के लिए क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं, मतलब उसमें क्या क्या रहते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, मतलब जो कुछ करने वाला रहता है। वाक्य का जो मुख्य, जिस तरह से एक घर परिवार में माँ बाप मतलब कोई गार्जियन रहता है, मुखिया रहता है ना, ठीक उसी प्रकार जो वाक्य है ना, तो उसका मुखिया कौन रहता है? सब्जेक्ट रहता है। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो वाक्य को पूरा करता है। जैसे अगर हम है नहीं लगाएंगे, था नहीं लगाएंगे, तो ये वाक्य अधूरा रह जाएगा, ठीक है। पता नहीं चलेगा वो काम कब हुआ था या फिर काम कब किया जा रहा था, प्रेजेंट में किया जा रहा था या फिर पास्ट में किया जा रहा था। और तीसरा आता है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया वो होता है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, या फिर वो काम हो रहा है या फिर किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो वही क्या हो गया? क्रिया हो गया। मतलब काम को ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। दूसरा आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स होता है दूसरा कोई शब्द, जैसे कि इसके अलावा भी जो कोई शब्द आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अदर वर्ड। अदर वर्ड में बहुत चीज़ आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, एडवर्बियल फ्रेज आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बताएंगे सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ठीक है। अब देख, लेकिन मेन क्या होता है? मेन जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ना, वो तीन चीज़ से बनता है। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। लेकिन सब्जेक्ट को बांटने के लिए हम कई प्रकार, मतलब कि कई तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। टेंस में चार ही सेंटेंस होते हैं। टेंस मीन्स होता है काल, और जो हम पढ़ते हैं तो उस टेंस में उसके अनुसार अगर देखा जाए तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? चार ही प्रकार के होते हैं। और
औरों के प्रकार से देखा जाए तब मतलब ऐसे ही उसको 3 कैटेगरी में बाँटा गया, रचना के आधार पे, काल के आधार पे, ठीक है। तो पहला कैटेगरी और पहले कैटेगरी में देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के 5 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। पहले प्रकार में तो पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मीन्स होता है, हिंदी होता है साधारण वाक्य। क्या होता है, साधारण वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें ना तो प्रश्न पूछा जाता है और ना ही किसी असर्टिव सेंटेंस में ना तो कोई प्रश्न पूछा जाता है और ना ही किसी काम करने के लिए कि नकाही मतलब कि नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा आता है इम्परेटिव सेंटेंस, मतलब कि आदेशात्मक वाक्य, जिसमें कोई आदेश दिया जाता है, जैसे बैठो, खड़े हो जाओ, अंदर आओ, बाहर जाओ। ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं चौथा क्या आता है। तो चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। वैसे अगर हमसे कोई सिंपली पूछेगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस यही मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये वही कौन कौन से, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है और इम्परेटिव है, और पांचवा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मयादि बोधक। और विस्मयादि समझे तो जिन वाक्यों से हमें अचानक से मतलब हर्ष का बोध हो, घृणा का बोध हो, जिससे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। अब देखते हैं अब दूसरा कैटेगरी क्या है, और ये कैटेगरी किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के हिसाब से जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हम वाक्यों को 4 प्रकार से देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, वही चीज़ है पहले वाला, लेकिन एक मतलब चेंज कर दिया है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। और निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असर्टिव से ही क्या क्या बनता है, 2 वाक्य बनते हैं। कौन कौन से, एक अफर्मेटिव जिसमें कोई नहीं शब्द का प्रयोग ना किया जाए, और दूसरा है निगेटिव जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों किसके भेद हैं, असर्टिव के ही। वहाँ हम पढ़े थे असर्टिव सेंटेंस अलग पढ़े थे, लेकिन यहाँ असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव, ठीक है। तो अब तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वहाँ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। अब देखिए नोट क्या है, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य है। इट इज़ यूज्ड इन टेंस। अब देखिए इसका प्रयोग वनली टेंस में किया जाता है, हमने बताया ना अकॉर्डिंग टू टेंस है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरी कैटेगरी क्या है। तीसरी कैटेगरी मतलब कि वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो तीसरी कैटेगरी है 3 तरीके से बांटा गया। कौन कौन से, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। और ये है रचना के आधार पर, ठीक है। ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है, या फिर 2 वाक्य मिलकर के एक वाक्य बनाए हैं, जैसे होता नहीं मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, उसी तरह के साधारण वाक्य। तो ये वही है साधारण वाक्य। देखिए यहाँ लिखा भी है, सिंपल सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब होता है मिश्रित वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस मतलब होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमने टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ सेंटेंस। और पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के अंग। क्या होता है, वाक्य के अंग। तब देखिए वाक्य के अंग मतलब समझे तो वाक्य मतलब वाक्य किससे मिलकर बना होता है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक है। तो पहला आता है सब्जेक्ट, दूसरा आता है प्रेडिकेट। 2 पार्ट होते हैं, और सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता, और प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय, ठीक है। अब देखते हैं कर्ता और विधेय क्या होता है। जैसे वाक्य जब लिखा जाता है ना, तो जो कर्ता होता है, ठीक है, कर्ता मतलब करने वाला, ठीक है।
तो करने वाले को छोड़ के जितने बचते हैं वो क्या होते हैं, विधेय होते हैं, मतलब क्या किया जा रहा है सब मिला के। और कर्ता को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए यहाँ हम भाग किए हैं ना, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई को अलग करके जो भी बचते हैं ये क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं, और आई क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसी तरह यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, ही इट्स ए मैंगो, तो ही को छोड़ करके कौन मैं आम खाता है, तो ही मीन्स वह आम खाता है ना, तो वह क्या है, वह कर्ता हो गया, और इट्स ए मैंगो ये तीनों मिल करके क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, मतलब कि विधेय हो गया। अब तीसरा आता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से अगर कोई एग्जाम्पल दिया जाए तो सब्जेक्ट को अलग करके जितने भी बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने बताया ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट होते क्या हैं, उनका रियली में डेफिनेशन क्या होता है। देखिए यहाँ दिया है, वाक्य में वह शब्द अथवा नाम जो क्रिया को करता है, मतलब वही जो काम को करता है, अथवा जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब वही है कि अगर वाक्य दिया है और वाक्य में क्रिया दिया है, क्रिया मतलब काम, तो वह काम किसके द्वारा किया जा रहा है, उससे जिस शब्द का बोध होता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया, वह पेड़ काटता है, अगर वह न लिखा होता, यहाँ लिख दिया होता कौन पेड़ काटता है, तो इसका उत्तर क्या होता, वह होता, तो वह क्या है, वह सब्जेक्ट है। जिस तरह से राम बीमार है, तो कौन बीमार है, तो यहाँ राम बीमार है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, वाक्य में आए हुए क्रिया से पहले कौन सा, यहाँ हमने बताया ना, यहाँ कौन लगाया तब उत्तर जाके क्या मिला, राम मिला। उसी तरीके से उसका विश्लेषण दिया है, वाक्य में आए हुए क्रिया से पहले, जैसे ये क्रिया है ना काटना, कौन शब्द लगाकर प्रश्न करने पर सब्जेक्ट प्राप्त होता है। देखिए ये क्रिया है,